बदायूं की सभी सम्मानित जनता को प्यार भरा नमस्कार। कैसे उम्मीद करते बहुत अच्छे होंगे। आज हमारे साथ बदायूं के विधायक जी बैठे हुए हैं, महेश कुमार गुप्ता जी। आज बातचीत करेंगे और जानेंगे 2027 के चुनाव के बारे में और जानेंगे कि बदायूं की क्या हाल है, बदायूं सदर पे क्या माहौल चल रहा है। सर, सबसे पहले तो मिट्टी न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद धन्यवाद। आपका भी स्वागत है हमारे इस आवास पर। जी, कैसे हैं सर? बहुत बढ़िया। स्वास्थ्य गड़बड़ हो रहा है सर का स्वास्थ्य गड़बड़ है, फिर भी इंटरव्यू चल रहा है। थैंक यू। कोई बात नहीं। सर, बदायूं के क्या हाल है सदर सीट के? बदायूं के 2017 से बहुत अच्छे हाल हैं। 2017 से बहुत अच्छे हाल हैं। और चूंकि मुझे यहाँ की जिम्मेदारी दी, 1 से 15 बदायूं विधानसभा की विधायक हूँ मैं, यहाँ की मुझे जिम्मेदारी दी। और जिम्मेदारी उसे कहते हैं, जैसे एक शिष्य ने अपने स्वामी जी से कहा, स्वामी जी हमारा भारत विश्वगुरु था, हमारा भारत विश्व शिखर पर था, हमारा भारत सोने की चिड़िया था, भारत की बात संसार मानता था, भारत के पीछे संसार चलता था। और वो दिन कब आएगा जब भारत हमारा विश्व शिखर पर होगा। तो स्वामी जी ने कहा, सुन बच्चा, मैं इसका सूक्ष्म उत्तर देता हूँ। तो उन्होंने कहा, जो व्यक्ति जिस जिम्मेदारी पर है वो जिम्मेदारी बखूबी निभाने लगेगा, उसी दिन भारत हमारा विश्व शिखर पर होगा। आज हमारे मोदी जी अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं तो भारत का डंका विश्व में रहा है। योगी जी अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं तो प्रदेश का डंका देश में रहा है। और आज महेश गुप्ता 1 से 15 की जिम्मेदारी निभा रहा है। तो ईश्वर की कृपा से, हरि बोल की आशीर्वाद से हमारी 1 से 15 बदायूं विधानसभा में सुरग में वातावरण है। न कोई लड़ाई, न झगड़ा और न कोई किसी तरह का कोई सिस्टम। क्योंकि मैंने इस 1 से 15 बदायूं विधानसभा को माँ माना है और मैं माँ मान कर इसकी सेवा कर रहा हूँ। तो हाल बहुत अच्छे हैं मेरे यहाँ। कोई भी सिस्टम, पार्टी बंदी, झगड़े फसाद सब कुछ खत्म है। अच्छा, बदायूं सदर की बात करी जाए तो क्या क्या विकास कार्य किए हैं आपने अपने कार्यकाल में? अगर विकास कार्य किए हैं तो जैसे माननीय मोदी जी ने देश में इतने विकास कार्य किए, हम अगर बनाने लगे तो हमको खुद याद नहीं। योगी जी इतने विकास कार्य किए हैं कि अगर हम सुनाने लगे तो बहुत समय लगेगा। ऐसे ही 1 से 15 बदायूं विधानसभा के इतने विकास कार्य है, अगर हम बताएं तो वास्तव में बहुत विकास कार्य एक पूरी फहरिस्त है। तो ये हमारी जनता बताती है कि 1 से 15 बदायूं विधानसभा में कितने अच्छे कार्य हैं। लगातार सड़कों का जाल और हमारे बिजली घर, ये है रोडवेज और स्मार्ट सिटी, यानी अगर सुनाऊँ तो बहुत ही है, मतलब एक लंबी फहरिस्त है। और आज हमारी ये जनता कहती है कि वास्तव में बदायूं विधानसभा में बहुत अच्छा विकास हुआ है। बदायूं के किसानों से मैंने बातचीत की, आपके ही सदर विधानसभा के किसानों से। छोटा जानवर का एक यहाँ पे मुद्दा बना हुआ है। सभी सीटों पर कहीं ना कहीं किसानों ने ये बात कही है। तो इससे कैसे निजात मिलेगा किसानों को? क्योंकि गौशाला वगैरह बनी हुई हैं, पर वहाँ पे क्या ऐसी कमियाँ रह रही हैं जो किसान अभी भी परेशान हैं? है क्या, जब समाजवादी पार्टी का शासन था तो गौ माता कटती थी उस समय। आज हमारे माननीय योगी जी गौ माता का जो संरक्षण दे रहे हैं, इतनी आज आप बताओ, पहले कहीं गौशाला थी, कहीं गौशाला नहीं थी। अब इतनी गौशाला सब जगह बन रही है, लेकिन इसके बावजूद भी कहीं है, लेकिन बहुत बहुत अच्छी संख्या में सब मामला निपटा है। और मैं कह सकता हूँ हमारे अपनी एक विधानसभा, अभी एक हमने लगभग 1,60,65,00,000 रुपए की गौशाला बनवाई। ऐसे बहुत निम्न स्तर पर, मतलब ना स्तर पर है, लेकिन अक्सर समस्या उसकी दूर हुई है। अच्छा, अगर बदायूं की और बात करी जाए तो 27 के चुनाव में क्या रहने वाला है आपका समीकरण? क्योंकि आप यहाँ के विधायक हैं, जनता आपको बहुत ज़्यादा प्यार करती है, क्योंकि आपको अच्छे वोटों से जिताया, तमाम ऐसी चीज़ें हैं, जनता आप पर भरोसा करती है। तो क्या महेश कुमार गुप्ता जी का प्लान क्या है अगला? देखिए, हमारा प्लान तो ये है, जब तक जो जिम्मेदारी मिले उसे बखूबी ईमानदारी से निभाए। जैसे मैंने अभी बताया, जिम्मेदारी पार्टी ने हमें जो मतलब पहले तो 7 में भी विधायक बनाया, फिर 17 में बनाया, अब 22 में बनाया, और 22 से 27 तक का मैं हूँ विधायक हूँ। उसके बाद जब आगे की जो रणनीति है वो हमारी भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से रणनीति है। हम चाहते हैं यहाँ से, बदायूं से हमारे भारतीय जनता पार्टी का विधायक बने, यहाँ से
हमारा जो विधायक बनेगा तभी हमारी प्रदेश में सरकार बनेगी। आगे का हमारा प्लान ये है, अब तक जिम्मेदारी है और भविष्य के लिए इतने अच्छे काम करे थे, अच्छे काम है। पार्टी जिसको टिकट देगी, राजनीतिक क्षेत्र है, कब कब कोई पता तो होता नहीं कि भाई किसको टिकट मिले किसको ना मिले। लेकिन चूंकि मैं संघ का स्वयंसेवक हूँ, संघ का स्वयंसेवक में भी भाव ये होता है जो जिम्मेदारी मिले वो हम बखूबी निभाएं, क्योंकि हमारे अंदर राष्ट्रवाद है, देशभक्ति है। हमें सर्वप्रथम देश है, उसके बाद हमारा दल है और उसके बाद हम अपनी चिंता करते हैं। तो 2027 में फिर यहाँ से विधायक कमल के फूल का बनेगा, भारतीय जनता पार्टी बनेगा और इसी भाव से पूरे प्रदेश में हमारी सरकार भारतीय जनता पार्टी की बहुत भारी बहुमत से बनेगी। सर, अखिलेश जी पीडीए चला रहे हैं, योगी जी का अमृतकाल चल रहा है, इनमें क्या फ़र्क है? अखिलेश जी कह रहे हैं कि हम पीडीए के आधार पे सत्ता में आएंगे, योगी जी कह रहे हैं कि हम अच्छा विकास कर रहे हैं तो इस बार हैट्रिक लगाएंगे। मैं बताऊँ आपको सही बात, मैं दिल से बोलता हूँ जी। मैं राजनीतिक भाषण नहीं, दिल से मैं सही कह रहा हूँ। हमारे माननीय अखिलेश यादव जी को किसने ये सलाह दी कि पीडीए चिल्ला रहे हैं? पीडीए, अब जैसे इन्होंने कह दिया पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, ये तीन इन्होंने बोला है, बकायों को भी छोड़ा है। तो बकाया का तो इनके मन में कोई भाव है ही नहीं, तो इतना इकट्ठा थोक है, वो तो इनसे इनके एक बात समझो, प्रैक्टिकल समझो, वो तो इनको सपोर्ट करेगा नहीं जब तुम ऐसे ही बात कर रहे हो। अब इसमें आ जाओ, ये पिछड़े की बात करते हैं तो कोई भी किसी भी चीज़ का जो इतिहास है वो उसके स्वयं जब कार्यकाल रहता है उससे उसकी पहचान होती है। जब माननीय अखिलेश यादव जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, आज वो पिछड़ों की बात करते हैं। जिस समय वो मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने कभी पिछड़े के नाम पर, अगर सभी जातियाँ की जो पिछड़ी जातियाँ का उनका समागम किया होता, नौकरियों में समागम होता था। मैं ये कह सकता हूँ हमारे बदायूं जनपद में जितने थाने थे, जितने भी थाने थे, सभी थानों में एक ही समाज के थाना। कौन से समाज के थे? अब मैं मुँह से नहीं लगता क्योंकि मैं हर समाज को प्रेम करता हूँ। नहीं, पहले कौन से समाज के थे सभी? वैसे उन्होंने हमारे बदायूं जनपद में सब जितने इंस्पेक्टर थे, जितने भी थाने थे, आप समझो 99%, 99 अगर 100% तो कहते सब यादव समाज के थे, सब यादव समाज। हाँ, देखिए भेदभाव नहीं होना चाहिए। यादव भी हमारा भाई है, हम उसे दिल से प्यार करते हैं। आज हमारे सरकार में अभी जो 60,000 जो भर्तियाँ हुई हैं, हमारे यादव भाइयों के बच्चे बहुत नौकरी में आए हैं, जो चूँकि समानता का बिहार होता है। उस समय क्या होता था, देखिए मैं बात फिर कहता हूँ, उस समय क्या होता था, सलमा बेटी है उसको तुम वजीफा दोगे और सुजाता बेटी को तुम वजीफा नहीं देते हो। फर्क कर दिया तुमने। आज हमारे माननीय योगी जी की सरकार में सलमा बेटी भी हमारी है, सुजाता बेटी भी हमारी है, दोनों को वजीफा मिल लिया है। पहले भेदभाव होता था। तो मैं ये कहता हूँ, ये पिछड़ों की बात करते हैं। जिस समय तुम्हारा शासन था, अगर उस समय तुम तराजू ईमानदारी करते, उस समय आम पिछड़ों की तुम बात करते, तो आज जनता तुम्हारा भरोसा करती। आज जनता जानती है तुम केवल दिखावे पे करते हो, बकाया अगर इतिहास सुना दिया जाए तो उनका भेदभाव करते हैं। आप सबको मालूम है कितने पहले जो नौकरियाँ लगी उसमें क्या ज़्यादातर सैफई और इटावा के और एक ही जाति विशेष के, तो ये सब चीज़ जनता पहचान चुकी है। तो पिछड़ों में इनका वो नारा खिलाफ हो गया। अब दलित की बात करते हैं, दलित दलित दलित। आज तुम दलित भाइयों की बात करते हो, जिस समय तुम शासन में थे उस समय तुम दलित भाइयों की बात नहीं करी। उस समय बहन जी मायावती ने जो जनपद थे, काशी रामनगर बनाया, तुमने कासगंज कर दिया। ऐसे हैं 10-12 जिले जो बनाए थे वो तुमने सब नाम बदल दिए है। कन्नौज वाला जो नाम था बाबा साहब वाला, वो तुमने बदल दिया। कितनी जगह ऐसे तुमने सब काम कर दिए। जो प्रोन्नति यानी उसमें था वो भी तुमने, जो प्रमोशन थे उसमें ख़त्म कर दिया। बहन जी मायावती जो इस समाज से आती हैं उनको तुमने वो गेस्ट कांड लखनऊ का वो मालूम ही है। तो तुम्हारा कैसे ये भरोसा करा जाएगा कि तुम उस करोगे, तो उसमें भी तुम फैला। और अल्पसंख्यक की जो बात करते हैं, अगर ईमानदारी की बात पूछी जाए, भारतीय जनता पार्टी के शासन में अल्पसंख्यक जितने मालदार हुए उतने पीछे कभी नहीं हुए। जो नौकरी मिली है, अगर 1 नंबर सलमान का ज़्यादा है और 1 नंबर श्यामलाल का कम है, तो इस ईमानदार सरकार में सलमान की नौकरी मिली और श्यामलाल की नौकरी नहीं मिली, सलमान को मिली। इतनी ईमानदारी का जिसमें सिस्टम हो
तो फिर बताइए ये किस तरह की हमारे भारतीय जनता पार्टी के शासन में न्याय है। तो इसलिए इसी को अमृतकाल कहते हैं, जहाँ एक नंबर जिसका ज़्यादा उसे नौकरी मिल रही है। जो बच्चे आज टॉप के हो रहे हैं उनको हमारी सरकार इनाम दे रही है, प्रोत्साहन में रुपए डाल रही है, उनको अच्छे अच्छे संस्कार कर दे रही है और बहुत बड़े मंचों से उनका स्वागत किया जा रहा है। और आज एक से एक बच्चे टॉप के आ रहे हैं, हमारा उनका जो भाव है। तो ये अमृतकाल यही है, सबका भला हो रहा है, सबका साथ सबका अच्छा इसी सरकार में हो रहा है। तो मैं कह सकता हूँ वो पीडीए नारा उनका फेल है। और आज हम कहते हैं कानून का राज। आज आप बताइए, ये कहते हैं कि ये और वो, तुमको लगता नहीं यानी जो आज ईमानदारी का शासन है। तो कहीं ना कहीं आपका कहने का मतलब है आप अमृतकाल ही चलेगा, अमृतकाल ही चलेगा 27 में योगी जी हैट्रिक लगाने जा रहे हैं। हाँ, अरे योगी जी कितना न्याय है उसका, उनका इतना आत्मबल मौजूद है, उनका इतना धैर्य मौजूद है। और वास्तव में जैसे मैं कहना चाहिए कह सकता हूँ ना, कौन सी उपाधि दूँ, जैसे भगवान कृष्ण थे, न्यायकारी भी थे, ईश्वरी बात भी थे और वास्तव में जो भाव करते थे। आज मैं कह सकता हूँ हमारे माननीय योगी जी के शासन में आज हमारी बेटी कितने बजे भी कोई चली जाए उसे कोई तकलीफ नहीं। आज कहीं कोई समय कहीं घूमता, एक सपा के शासन में 30-30, 35-35 गाड़ियों का काफिला चलता था, आगे चलती पीछे पुलिस चलती और कितना गंभीर हाल था। आज आप कितने बजे भी कहीं भी चले जाओ किसी की हिम्मत नहीं है और फिर तुरंत सिस्टम होता है, न्याय होता है। तो मैं कह सकता हूँ हमारे माननीय योगी जी के शासन में जितना अच्छा कुछ हो रहा है भविष्य में भी अच्छा होगा। क्योंकि कितनी भी कोई जाति विशेष की बात करे, आखिर 2-2-4 होते हैं तो मजबूरी में सबको 4 ही कहना पड़ता है, अंदर भाव से 4 ही कहते हैं। आज मैं कहीं बैठा होता हूँ, समाजवादी पार्टी के लोग मुझे मिलते हैं, मैं उनसे पूछता हूँ अच्छा बताओ ईमानदारी से सही बताओ कैसा शासन है। बोले ईमानदारी बात तो जो है शासन तो बढ़िया ही चल रहा हुआ है। मैं उनसे कहता हूँ तुम पीछे अच्छा बताओ, इस प्रदेश के अलावा कहीं दूसरे प्रदेश में जाते तो तुम्हारी हिम्मत ये नहीं होती। सपा के शासन की बता रहा हूँ, तो तुम ये यूपी की बात नहीं कहते थे, क्यों नहीं कहते थे? फिर यूपी में गुंडागर्दी थी, लूट थी, क्या था, हर समय माथे पर टेंशन होती थी। और आज तुम ही कहते हो कि हम यूपी, अरे वाह तुम्हारा यूपी, अरे तुम्हारा तो योगी सरकार है, वहाँ ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने कानून पकड़ लिया। मैं चुनाव हरियाणा लड़ाने गया, चुनाव राजस्थान लड़ाने गया और वो कहते थे जब मेरा पर्चा होता है ये यूपी से आए और योगी सरकार के सिपाही उसमें विधायक हैं। तो मैं लोगों से पूछता था, मैं बताओ तुम में से कौन कौन चाहता है, तो सब लोग हाथ उठाते हैं। तो मैं कहता है योगी जी ने भेजा है, जाओ महेश हरियाणा वालों से कह दो मोदी का मनोबल ऊंचा होना चाहिए। तो लोगों ने, आप देखिए सरकार आई, सब जगह सरकार आ रही है, आज प्रैक्टिकल है तभी तो सरकार आ रही है। बंगाल है, कितनी जगह है, सब जगह है। तो मैं अखिलेश जी बंगाल में तो कह रहे हैं कि चोरी कर ली है, अखिलेश जी कह रहे हैं। और ममता दीदी से मिलने भी गए थे फिर बाद में हारने के बाद। हाँ, तो उन्होंने कह दिया होगा ना, अब तुम्हारा जो हाल है अब आप समझो भविष्य में क्या हाल होगा। अच्छा। ऐसा समझो, क्योंकि आज देश के अंदर जब सिद्धांतों पे सबका साथ और सबका विकास सिद्धांतों पे है तो 22 राज्यों में आज सरकार हो गई। और मैं कहता हूँ भविष्य में जो हमारा नारा है, एक दिन भारत विश्वगुरु बनेगा और एक भारत श्रेष्ठ भारत होगा। और उसको वो लोग करेंगे जिनके, मैंने अभी कहा था ना, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता वो कार्यकर्ता है जिसने ये मन बना लिया है, जिसके हृदय में देश है और उस देश के बाद उसका दल है और दल के बाद वो अपनी चिंता करता है, अपना तन मन धन सब अपना समर्पण पार्टी के लिए करता है। तो भविष्य में आप बताइए, जहाँ निस्वार्थ भाव से सेवा हो तो देर सवेर ईश्वर उसकी सुनता है। तो मैं कह सकता हूँ हमारा भारत एक दिन विश्वगुरु बनेगा और ऐसा भारत होगा, श्रेष्ठ भारत होगा। अच्छा, एक बात और बताइए, आपने भारत को सोने की चिड़िया बताया, पहले भारत सोने की चिड़िया हुआ करता था, पहले आज क्या ऐसी समस्या आन पड़ी है? विश्वगुरु पहले था, अभी उसके लिए लड़ाई कर रहे हैं कि हाँ हम विश्वगुरु बनने जा रहे हैं, क्या कमियां आई थी पहले? देखिए, ये जो पहले विदेशों के लोग नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने आते थे, ये जब भेदभाव की बात करते हैं, जब भी कोई एक समाज हो, आज यहाँ पर अगर 100 लोग बैठे हैं और उसमें जाति छाड़ दो, तुम्हारी ये जाति, तुम्हारी ये जाति, तुम्हारी ये जाति, हमारी ये जाति, जब जातियों की बात करोगे तो उसमें टुकड़े हो जाएंगे। अकबर का वजन 80 किलो, अकबर का वजन 80 किलो, महाराणा प्रताप के भाले का वजन 80 किलो, यानी अकबर का कुल वजन 80 किलो, हमारे महाराणा प्रताप का भाले का वजन 80 किलो, 2.25 कुंटल लोहा शरीर पर था। लेकिन शक्ति सिंह उधर
डर था। मेरी बात समझो, ऐसे ही हमारे आज बहुत से हमारे महापुरुष हैं। तो उस समय क्या था, जहाँ भी कमी जो आई तो भेदभाव की या सिस्टम की आई। आज जब सबके अंदर जो हमारी भारतीय जनता पार्टी है जातवाद की बात नहीं करती, राष्ट्रवाद की बढ़ती है। और एक जब सबके अंदर जो भाव आ जाएगा राष्ट्र हमारा प्रथम, राष्ट्र हमारा प्रथम, तो जब राष्ट्र प्रथम होगा तो फिर हमारे देश में वहाँ जाए। अब कितना अंतर है। एक जब इस देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे तो हमारे देश के जवानों के, पाकिस्तान के लोग सैनिक को सिर काट ले गए थे। उस समय का ये बयान था कि पाकिस्तान की ड्रेस में कोई और काट ले गया। और आज हमारे माननीय मोदी जी के ज़माने में जब हमारे 17 जवान शहीद हुए, विदेशी जब शहीद हुए, तो विरोधी बोलने लगे कि मोदी का कहाँ गया 56 इंच का सीना। मोदी जी ने कहा इसका जवाब हमारे सेना के जवान अपने ट्रेगर से देंगे, ट्रेगर से। और फिर 17 की जगह दुश्मन की सीमा में घुसकर, दुश्मन के सीना पर चढ़कर 17 की जगह 200 आतंकवादियों को ठस कर दिया। ये हमारे, और आप सबको फिर मालूम है, फिर एक घटना घटी जो बस उसमें गाड़ी में जो विस्फोट हुआ उसमें हमारे 40 जवान शहीद हुए। मोदी जी ने फिर कहा, लोगों विरोधी फिर बोलने लगे, क्योंकि विरोधियों को तो बोलना होता है कि अब कहाँ गया मोदी का 56 इंच का सीना। मोदी जी ने फिर कहा कि इसका जवाब हमारे सेना के जवान अब ट्रिगर देंगे। और उनकी 13वीं की पीछे 13वीं की जो रस्म होती है उससे पीछे ही फिर दुश्मन की सीमा में घुसकर, दुश्मन के सीना पर चढ़कर 40 की जगह 400 आतंकवादियों को फिर ठस कर दिया। अभी आपने मालूम होगा हमारे 16-17 कितने जो पर्यटक शहीद हुए थे। और हमारी देश की, उन्होंने कहा था जब कर रहे थे तो जो बेटियां थी उन्होंने कहा तुम हमारे पति को मत मारो, हमें भी मार दो। उन्होंने कहा रुको, हमने तुम्हारा सिंदूर उजाड़ रहे हैं, हम तुम्हारा सिंदूर उजाड़ रहे हैं, जाओ अपने मोदी से कह दो हमने तुम्हारा सिंदूर उजाड़ दिया। मोदी जी ने इसका बदला 2 बेटियों के माध्यम से 22 मिनट के अंदर पाकिस्तान को तबाह कर दिया। और पाकिस्तान गिड़गिड़ाने लगा। तो कितना अंतर है। ये भाव इसलिए होता है, तो मैं कह सकता हूँ भविष्य में जो हमारा देश है जिस ओर जा रहा है, और हम सच कह रहे हैं, क्योंकि हम कहते हैं, तुम कहते हो कलयुग, मैं कहता हूँ सतयुग। हृदय में सत्य वो चीज़ होने लगती है। ये भारत हमारा विश्व गुरु बनेगा, विश्व गुरु बनेगा, विश्व गुरु बनेगा। और जो हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल का सपना था, एक भारत श्रेष्ठ भारत, तो वो ही मोदी जी वो पूरा कर रहे हैं। और मोदी जिस प्रकार से वो त्याग और तपस्या की जो मूर्ति है, और हम देख लेना चाहिए। फिर मैं कहता हूँ सत्य बोलते बोलते सत्य होता है। मैं राजनीतिक क्षेत्र में रहते हुए सत्य बोलने का प्रयास करता हूँ, और मैं सत्य कहता हूँ हमारा भारत विश्व गुरु बनेगा, एक भारत श्रेष्ठ भारत होगा। क्योंकि हमारे नेतृत्व की कथनी और करनी में कोई अंत नहीं। और आज इस रूप में, आज जो भारत का रूप आ रहा है, जो आज भारतीय जनता पार्टी की लहर है, इसमें भी कितने लोगों ने अपने शरीर को गला दिया। कितनी पीढ़ियाँ, यानी 2-3 पीढ़ियाँ ऐसी हो गई जिन्होंने न माला पहनी, न जिंदाबाद के नारे लगाए, खुद दड़ी बिछवा दी, दूसरों को मंच पे बैठाला, और पार्टी के राष्ट्र हमारा सर्वोपर, राष्ट्र हमारा सर्वोपर। जब कोई भी त्याग करता है तो इसलिए मैं कहता हूँ कोई भी त्याग, तपस्या, मेहनत बेकार नहीं आती। जिन्होंने इस राष्ट्र के लिए सब कुछ अपना समर्पण दिया, उन पीढ़ियों को नमन करते हुए हम कहते हैं, हमारे भारतीय जनता पार्टी वाले कहते हैं कि एक दिन हमारा भारत विश्व गुरु जरूर बनेगा और फिर वो श्रेष्ठ भारत बनेगा। तो मैं फिर ये कहता हूँ हमको 100% भरोसा है, क्योंकि आत्मबल जब मजबूत होता है, और आत्मबल जब ही मजबूत होता है, हम 2 और 2 4 होते कहेंगे, और हम 5 कहेंगे तो हमारा आत्मबल मजबूत नहीं होगा। तो भारतीय जनता पार्टी का आत्मबल बहुत मजबूत है। हमारा नेतृत्व जो मोदी योगी हैं, और जो हमारा संगठन है वो सब है। आज हमारे प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं पंकज चौधरी जी, आप देखिए पार्टी की सोच थी, और आज फिर उनके नेतृत्व में हमारा संगठन बड़ा अच्छा काम, कार्यकर्ता को सर्वोपरि मानते हैं। इन्हीं विचारों को लेकर 27 में भाजपा आ रही है जी, पक्का। हाँ। और बदायूं में 6 सीटें हैं, 6 पे, अब 3 पर सपा है, 3 पर भाजपा है। क्या रहेगा 27 में बदायूं का समीकरण? देखिए जिस प्रकार से संगठन काम कर रहा है, पूरी मेहनत कर रहा है, सब हमारा एक एक कार्यकर्ता मेहनत कर रहा है, और अब की ऐसी प्रचंड हवा आएगी कमल के फूल की, क्योंकि जनता सब समझ चुकी है कि ये केवल झूठे झूठे वादे करते हैं। और भाजपा जो कर रही, जैसे विकास है, पहले बिजली आती कुछ 2-3 जिलों में ही आती थी, आज यहाँ अगर कानून बनेगा प्रदेश में, लखनऊ से, तो किसी भी छोर का हो,
एक ही कानून सब जगह बनता है, एक ही विकास की धार सब जगह बनती है। आप देखो सड़कों का जाल है, एक्सप्रेस वे है, मैंने फिर कहा ना, इतना विकास सरकार कर रही है, इतना कर रही है कि हमें खुद याद नहीं कितना सरकार काम कर रही है, लेकिन सब लंग विकास ही विकास 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 हो। 6 में से क्या रहेगा? 6 में 6 सीटें जीतेंगे। 6 जब पहले 5 जीत चुके हैं, 5 जीती हैं, 17 में 5 में, अब की छक्का मारेंगे, अब की छक्का लगेगा हमारा, छक्का लगेगा। हाँ छक्का लगेगा। तो आपने देखा हमारे साथ बदायूं के विधायक जी मौजूद हैं, जिन्होंने सभी सवालों के जवाब दिए हैं। स्वास्थ्य थोड़ा ख़राब था, फिर भी कहीं ना कहीं बड़ी मुश्किल में इंटरव्यू हो पाया और अच्छा समय दिया। 27 के चुनाव के बारे में आपको क्या लग रहा है? क्योंकि हमारा एक मंत्र और है। हाँ, हमारा मंत्र है, अच्छा सोचो अच्छा होगा, आज नहीं तो कल होगा। तो और हम कहते हैं जो हम बोलते हैं वो ब्रह्मांड में घुसता है, जब हम अच्छा सोचेंगे तो फिर अच्छा होगा। नेचर सुनता है, प्रकृति सुनती है। हाँ जी। तो आपने देखा हमारे साथ महेश कुमार गुप्ता जी, बदायूं सदस्य विधायक जी मौजूद थे, जो कि लगातार सभी विषयों पर चर्चा की है। आपको क्या लग रहा है, क्या योगी जी पुनः वापसी कर पाएंगे उत्तर प्रदेश सरकार में? क्या तीसरी बार सरकार बना पाएंगे, या फिर अखिलेश जी का पीढ़ी परिवार आने वाला है, या फिर कोई और आएगा जो उत्तर प्रदेश की कमान को संभालेगा? कमेंट आपको करना है। और बदायूं की आप बातचीत करें तो बदायूं में आपको क्या लग रहा है, बदायूं का अगला विधायक कौन रहने वाला है? भारतीय जनता पार्टी से, या समाजवादी पार्टी से, या कांग्रेस, या फिर बसपा? आप कमेंट करके जरूर बताइए, या फिर कोई और। थैंक यू सर। बहुत बहुत